What is elasticity? Actually, elasticity, the property of the material, the property of a substance, the property of an material, the property of a material with the virtue of which, due to which it regains its original shape and size. Its original shape and size. Shape and size after removing deforming forces. After removing deforming force is known as elasticity. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे एक स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग पे अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं तो इसका शेप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा। तो इस फोर्स किसी भी बॉडी के शेप, साइज या वॉल्यूम को चेंज कर देता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। क्लियर है? इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब इलास्टिसिटी क्या है? यदि कोई मटेरियल है, कोई बॉडी है, अगर ये ओरिजिनल शेप एंड साइज को अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद जो है ना वापस रीगेन कर ले, जैसे स्प्रिंग को फोर्स हटा दे तो और स्प्रिंग क्या होती है, फिर से अपने उसी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम, स्प्रिंग के इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज नोन एज इलास्टिसिटी। क्लियर है? अब इलास्टिक मटेरियल्स एंड द मटेरियल इज नोन एज इलास्टिक मटेरियल। अब क्या क्या इलास्टिक मटेरियल हो सकता है? स्टील, रबर, क्वार्टर्स, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं। अब उसी के जस्ट अपोजिट होता है प्लास्टिसिटी। क्या? प्लास्टिसिटी। तो व्हाट इज प्लास्टिसिटी? द इनएबिलिटी ऑफ रीगेनिंग द ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स ऑफ ए बॉडी। यानी कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे कि मान लेते पुट्टी है, मड है, तो मड में क्या करो आप, उसमें कुछ भी डिफॉर्मिंग कर दो, जैसे उस पर कुछ रख देते हैं, तो क्या होता है, उसका शेप एंड साइज नॉर्मली वैसा का वैसे रहता है। जैसे कि पुट्टी है, पुट्टी पे आप, गीली पुट्टी है उसमें जो है, या फिर मड है, उसमें क्या कर, उंगलियों से प्रेस डाल दो तो जिस शेप में थी उसी शेप में रह जाती है, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पाती है। जैसे फूला वो गुब्बारा को दबा दो तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा, बट मड को क्या करो, मड को दबाओ तो जैसा दबाया वैसा का वैसा रह जाता है। इसका मतलब अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को वो रिगेन नहीं करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। यानी कि द इनएबिलिटी रिगेन द प्रॉपर्टी of any material due to which it does not regain its original shape and size after removing the deforming force is known as plasticity। अगर हम बात करें प्लास्टिक मटेरियल्स का तो पुट्टी हो गया, मड हो गया, और भी बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक मटेरियल्स बिहेवियर, यानी जो अगर शेप में चेंज हुआ, ओरिजिनल शेप में न आए, तो वो क्या कहलाएगा, प्लास्टिक मटेरियल कहलाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल्स का। तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक हो, यानी कि 100% ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं करता है। सिमिलरली प्लास्टिक मटेरियल भी कोई ऐसा नहीं है जो 100% शेप एंड साइज को ओरिजिनली क्या करता है, रिगेन करता हो। तो ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है। क्लियर है? तो यानी कि नो बॉडी इज 100। अब नियरली प्लास्टिक की बात करें तो जो मड होता है, या पुट्टी कह लीजिए, पुट्टी एंड मड आर द नियरली प्लास्टिक मटेरियल। पुट्टी और मड जो होते हैं वो नियरली प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, जबकि अगर नियरली इलास्टिक मटेरियल की बात करें तो लगभग जो इलास्टिक मटेरियल होता है वो क्वार्टज होता है, जो 100% अपना शेप एंड साइज को, लगभग 100% नहीं बट 99% अपना शेप एंड साइज को क्या करता है, रिगेन कर लेता है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोई बॉडी नहीं होता और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी नहीं होता है। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक मटेरियल? इलास्टिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, उससे पहले हम लोग फोर्स पे बात करेंगे। जब हम इस, जैसे कि स्प्रिंग पे फोर्स लगाए थे, जैसा भी यहाँ पे स्प्रिंग पे देखा जाए, फोर्स लगाए थे, स्प्रिंग क्या हुई, वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। इसका मतलब है कि जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम किया। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है फोर्स, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या, रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स?
restoring force. Restoring force. So what is restoring force? Actually the force which is acting opposite to the deforming force, which try to regain the original, try to regain the original shape and size of the body is known as restoring force. यानी उस बॉडी पर जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था तो उसके अपोजिट में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे कि स्प्रिंग में हमने कहा था कि इधर लगाया था तो जितना फोर्स हमने लगाया उल्टा उसके दिशा में बॉडी भी जो है ना उल्टे दिशा में उस पर एक फोर्स काम करता है, तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे रेस्टोरिंग फोर्स पे जाएंगे तो हम स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? हाँ हेलो बोलिए। सर। सर एक बोलिए। एग्जांपल बता दीजिए। सर एग्जांपल रेस्टोरिंग फोर्स का। रेस्टोरिंग फोर्स का एग्जांपल जैसा कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जब हम फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग भी क्या करता है? उल्टे उसको खींचता है ना, तो अंदर की तरफ जो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग का मटेरियल है अंदर की तरफ खींचता है, तो वो फोर्स क्या हो गया? रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। तो उसी तरह से रबड़ को आप खींचते हो तो रबड़ भी खुद वापस खींचता है, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है वो क्या हो गया? रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। क्लियर है? आया समझ में या फिर कुछ और एग्जांपल दें? सर एक और एग्जांपल दे दीजिएगा। जैसे धनुष होता है, अब धनुष को खींचते हो तो क्या होता है? धनुष भी अपने वापस उसको खींचना चाहता है, तो उस धनुष का जो स्ट्रिंग होता है, रस्सी, उसमें जो फोर्स लगता है जो उल्टा खींचता है वो क्या हो गया? रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। क्लियर है? वही रेस्टोरिंग फोर्स जो लगता है वही फोर्स, दोनों फोर्स उस पर काम करता है। जैसे कि धनुष का दो तरीके से इस तरह से हो गया, तो रेस्टोरिंग फोर्स दोनों क्या होगा? इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। आपने जो फोर्स अप्लाई किया था एफ इधर इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, जो रेस्टोरिंग फोर्स हो गया उसके दोनों धनुष इस तरह से होगा, तो धनुष के दोनों हिस्सों पर जो है ये रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा होगा। ये इधर रेस्टोरिंग फोर्स, इधर भी रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा होगा। और यही एरो पर कितना फोर्स लग रहा हो, इन दोनों फोर्सेस, मान लेते हैं F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो एरो पर काम करता है और इसी फोर्स से फिर आगे ये पुश कर जाती है, एरो जो है धनुष चली जाती है। तो यानी कि ये भी जो जिस मटेरियल का हमारा धनुष बना हुआ है वो क्या है? इलास्टिक मटेरियल है। यानी कि अपने ओरिजिनल शेप को जैसे उसको हम फोर्स लगा के डिफॉर्म करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहता है। यानी कि ज्यादा इलास्टिक मटेरियल का, बढ़िया इलास्टिक मटेरियल का बनाएंगे हम लोग तो वो ज्यादा अच्छा फोर्स काम करेगा, यानी ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। और अगर मटेरियल अच्छा नहीं होगा, ज्यादा इलास्टिक नहीं होगा, तो कम फोर्स कम लगाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस पर। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है? तो जरा देख लेते हैं। स्ट्रेस जो होता है, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड F by A, यानी F मतलब फोर्स है और ये एरिया है, तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। जो रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा था, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स पे, पहले यहाँ पे जो स्ट्रिंग में लग रहा था फोर्स F, तो पर यूनिट एरिया पर मान लेते जो भी है, या फिर कोई और मान लेते हैं, एक रबड़ ले लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल एक रबड़ ले लेते हैं, एक गोल सा रबड़ है मेरा। अब गोल से रबड़ पे मान लेते इसको ऐसे F फोर्स लगा रहे हैं, इसके लेंथ में कुछ चेंज आएगा, तो उल्टे डायरेक्शन में भी जो फोर्स इसी फोर्स के बराबर एक उल्टे डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा, इसे ओरिजिनल शेप एंड साइज में लाने की कोशिश करेगा। तो जो उल्टे डायरेक्शन में फोर्स काम किया ये रेस्टोरिंग फोर्स है, और ये इसका एरिया हो गया। इस एरिया पे हम लोग काम किया, मान लेते एरिया ए है, तो फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पे जितना लग रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया पर, ये पूरे एरिया है, उससे पूरे फोर्स को डिवाइड कर दो तो हम पर यूनिट एरिया पे हमें निकल के आ जाएगा, यानी कि F by A, स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? F by A। तो आई थिंक किसी कोई बताए तो व्हाट इज स्ट्रेस? आंचल, कैन यू टेल मी व्हाट इज स्ट्रेस? Restoring force per unit area is known as stress. हाँ, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, ये हो गया F by A। इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो फोर्स का क्या होता है, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी इट्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी इट्स ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला भी आप जो है इसका निकाल लेंगे, न्यूटन का लिख लीजिएगा, मीटर स्क्वायर का लिख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर।
प्रेशर भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। आपने पढ़ा होगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो प्रेशर में और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? फिर वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, उसका भी ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो जरा देखते हैं कि जो स्ट्रेस होता है उस पे जो लगने वाला फोर्स है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि फोर्स वो परपेंडिकुलर टू द एरिया हो, बट प्रेशर में क्या होता है, जो फोर्स होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, मान लेते हैं कि एक रबड़ आपका है, एक रबड़ है, इस रबड़ को हम टेंजेंशियली इधर फोर्स लगा दे रहे हैं, तो रबड़ थोड़ा सा शेयर्ड हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इस तरह शेप का हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इस तरह से शेप का हो जाएगा, रबड़ क्या हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा सा हो जाएगा। तो यानी ये जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियली लगाया, तो रेस्टोरिंग फोर्स भी उल्टे डायरेक्शन में, एफ जो है ना उल्टे डायरेक्शन में यहाँ लगेगा, एफ भी उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, जो फोर्स हमने अप्लाइड किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, इसे ओरिजिनल शेप एंड साइज में लाने की कोशिश करेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये वाले यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द एरिया, ये जो ऊपर वाली एरिया है इसके परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, बट इट हियर इट इज वर्किंग टेंजेंशियली टू द, इट इज वर्किंग टेंजेंशियली टू द एरिया। एरिया का क्या हो रहा है, टेंजेंशियली लग रहा है ये फोर्स। यानी कि स्ट्रेस वाला जो फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स होता है, इट मे बी और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू द एरिया, यानी एरिया के हो सकता है परपेंडिकुलर हो या हो सकता है एरिया के परपेंडिकुलर ना हो, हो सकता। क्लियर है? इट मे बी और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू द एरिया। क्लियर है? इट मे बी और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू द एरिया, दोनों ही केस हो सकता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये अंतर समझ में आ गया कि जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, यानी कि स्ट्रेस में जो फोर्स होता है, इट मे बी और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू द एरिया, बट इन द प्रेशर द फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो ये मेन डिफरेंस था स्ट्रेस और प्रेशर में। तो ये आपका स्ट्रेस समझ में आ गया। अब स्ट्रेस कई टाइप का होता है। स्ट्रेस की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। जरा देखिए स्ट्रेस की बात करें हम लोग, तो स्ट्रेस जो हमारा होता है वो कई तरीके का होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या इसी का नाम है टेंसाइल, TENSIL, टेंसाइल स्ट्रेस। क्या? टेंसाइल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि जो लेंथ में इंक्रीज कर दे, ऐसा लेंथ में ऐसा फोर्स हो, ऐसा जब रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन देयर इज चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के लेंथ में अगर चेंज हुआ उस समय जो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस और longitudinal stress. So what is longitudinal stress? The restoring force acting per unit area of the body when there is change in length of the body. अब length of the body में change का मतलब है कि body length हो सकता है increase भी कर जाए, length हो सकता है क्या decrease भी कर जाए। फॉर एग्जाम्पल वैसे रबड़ है, उसे मैं दबा देता हूँ तो लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर उसको पकड़ के खींच देता हूँ दोनों तरफ से तो क्या लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही कंडीशन में जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा इस कंडीशन में वो दोनों ही क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, यानी पर यूनिट एरिया पे जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा वही क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। Now I think I want to listen from Satyam that what is a longitudinal stress or tensile stress. Satyam, can you tell me? Satyam, are you getting my voice, Satyam? Yes, sir. Yeah, tell me what is longitudinal stress? Longitudinal states are the tangential. No, actually, they are not tangential. Restoring force per unit area when Restoring there is force. change in length of the body. So what? Write down. Mute yourself. Yes, sir. अभी कॉपी निकालना है, कॉपी नहीं ली है अभी, सर ले लें। और सर के लिए म्यूट करिए। Achal, can you tell me what is a tensile stress? Yes, sir.
Restoring, Tell me. restoring force acting per unit area when change in length of the body is known as longitudinal stress. ओके गुड। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, इसी को लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं या टेंसाइल भी बोलते हैं, तो दोनों ही नाम है। गुड, तो लिख लीजिएगा द restoring force per unit area when there is change in length of the body, when there is change in length of the body, जब बॉडी के लेंथ में चेंज हो उस समय जो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो दूसरे की बात करें हम तो दूसरा हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या इसे भी दूसरा और ही नाम है, इसको और नाम से बोलते हैं बल्क स्ट्रेस। कभी कभी समटाइम्स इट इज कॉल्ड बल्क स्ट्रेस। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का ही दूसरा नाम कभी कभी है बल्क स्ट्रेस, या एक दो और नाम से भी जानते हैं, बल्क स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो इस केस में डिफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन देयर इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी कि जब बॉडी के वॉल्यूम में चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक गुब्बारे को चारों तरफ से मैं दबा देता हूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस पर रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ काम करेगा। जैसे ही रेस्टोरिंग दबाने वाला फोर्स मैं हटाऊंगा तो रेस्टोरिंग फोर्स ओरिजिनल जिस शेप में था उस शेप में ले जाके उसको कर देगा। क्लियर है, यानी प्रेशर। अच्छा, यानी कि ये ध्यान रहे कि वॉल्यूमेट्रिक वाला ना प्रेशर वाला फोर्स होगा। प्रेशर जैसे क्रिएट किया तो उसके अपोजिट में फोर्स लग जाएगा। मान लेते उस बॉडी पर प्रेशर लगा दिया मैंने। क्लियर है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्टेप क्या हुआ, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन देयर इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जब बॉडी के वॉल्यूम में चेंज हो जाए उस समय जो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। जैसे एक गुब्बारा था, उसको मैंने दबा करके चारों तरफ से हमने फोर्स लगाया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्या हो गया, कम हो गया। तो इस समय जो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इसको लग रहा होगा ना, जो उसको वापस करने की कोशिश कर रहा होगा, तो हम जो फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पे लगेगा ये होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस इसको बोलेंगे। आई थिंक हु कैन टेल मी, आंचल अगेन यू कैन टेल मी व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। Yes, sir. Tell me. Restoring force acting per unit area when there is change in volume of the body is known as volumetric stress or bulk stress. बल्क स्ट्रेस, गुड। तो यानी कि जब चेंज हो वॉल्यूम में उस समय जो स्ट्रेस होगा यानी रेस्टोरिंग पर यूनिट एरिया होगा, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, वही क्या लगा हमारा बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। समटाइम्स इट आल्सो कॉल्ड प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर जैसा ही काम करता है तो कभी कभी इसे प्रेशर भी कहते हैं। तो कहीं पे न्यूमेरिकल में लिखते समय अगर लिखा हो तो आप उसे कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। मान लो अंदर की तरफ किया तो वॉल्यूम घट गया, बाहर की तरफ मैंने पकड़ के खींच दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकता है, दोनों ही। अच्छा, तीसरे स्ट्रेस की बात करें तो थर्ड टाइप का जो स्ट्रेस हमारा होता है इट इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। क्या है, शियरिंग स्ट्रेस। कुछ और भी नाम होगा, बुक में देख लीजिएगा, एक आध नाम और भी रहता है। यहाँ पे नाम है शियरिंग स्ट्रेस। व्हाट इज शियरिंग स्ट्रेस? तो व्हेन ए टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ऑन ए सॉलिड बॉडी। मान लेते कोई सॉलिड बॉडी है और उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स से इसको टच करता हुआ एक फोर्स मैंने लगा दिया, तो बॉडी क्या होगी, थोड़ी सी सियर्ड हो जाती है। इस तरह से क्या होता है, थोड़ा सा इसका बॉडी सियर्ड हो जाती है, यानी कि बेस अपनी जगह पे रहता है लेकिन जो सक्सेसिव लेयर्स है, इसके जो सक्सेसिव लेयर्स है वो थोड़ा सा क्या करते हैं, मूव कर जाती है। मान लेते हैं कि कई लेयर्स के बना हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी जो सॉलिड बॉडी है वो कई लेयर से मिलकर के बनी हुई है। जैसे कि हमारी सॉलिड बॉडी है, मान लेते हैं कई लेयर से मिलकर के बना हुआ है, कई लेयर है। अब जब हम टेंजेंशियल फोर्स इस पर लगाते हैं तो इसके जो लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सक्सेसिव थोड़ा सा क्या हो जाते हैं अपनी, यानी बेस सेम जगह रहेगा, ऊपरी हिस्सा क्या होता है ऐसे स्लाइड कर जाता है। यानी कुछ थीटा एंगल, मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा एंगल क्या हुआ, ये स्लाइड कर गया। यानी कि when tangential force is applied on the surface of a body, and when it's a one surface is opposite surface is fixed. When one surface is fixed of a body and the tangential force is applied on the opposite surface to the fixed surface, then the body
the successive layers of the bodies are displaced. बॉडी का जो सक्सेसिव लेयर्स हैं वो डिस्प्लेस हो एंड द बॉडी बिकम सीयर्ड, और बॉडी क्या जाता है, सीयर्ड हो जाता है. So in this case the restoring area, when the body is seared, the restoring force per unit area when the body is seared is known as searing stress. searing stress कब हो जाएगा, restoring force per unit area. ये ध्यान है, restoring force per unit area यहाँ भी होगा जब, कब, किस कंडीशन में, जब बॉडी क्या हुई हो, seared हो गई हो. seared होने का मतलब थोड़ा सा वो एक निचला हिस्सा फिक्स है और दूसरा हिस्सा ऊपर क्या स्लाइड कर गया, सक्सेसिव लेयर्स क्या कर जाए, स्लाइड कर जाए, सरक जाए, जैसे स्लाइड कर जाए. तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सीयरिंग स्ट्रेस. यानी इस समय जो फोर्स लग रहा होगा उल्टे डायरेक्शन में, जो रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सीयरिंग स्ट्रेस. आई थिंक अब कौन बताएगा, आई थिंक आंचल से ही पूछते हैं. आंचल ही बताइए फिर से, सीयरिंग स्ट्रेस से क्या समझ में आता है. Sir, when tangential force applied on a body, the body successively displaces and the body becomes seared. And then at that time the restoring force per unit area when body is seared is known as searing stress. Yes sir. So आगे समझ में, अगर नहीं लिखे तो बोलिए, बोल दे, लिख लीजिए. सर हो जाएगा, नहीं लिखा होगा, बोल दें एक बार, लिखना है. चलिए ठीक है, बुक में देख लीजिएगा, सेम चीजें हैं. अब अगला हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग. ये तो रहा स्ट्रेस की बात. अब स्ट्रेस के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा स्ट्रेन. क्या आता है, स्ट्रेन. तो व्हाट इज स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है, जैसे जब हम फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे, तो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा. किसमें चेंज आएगा, कॉन्फ़िगरेशन. जैसे लेंथ चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं. और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बॉडी का अपना रहा होगा, यानी कि द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी. कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप एंड साइज की बात कर रहे हैं. जो चेंज जितना हुआ वो अपान ओरिजिनल, जैसे मान लेते हैं लेंथ में, मान लेते हैं रबड़ है, मैंने उसको लेंथ से पकड़ के खींचा, उसकी लंबाई पहले एल थी, और जब फोर्स लगाया मैंने तो उसकी लंबाई जो है ना एल प्लस डेल्टा एल होगी. कितनी होगी, डेल्टा एल हो गई. मैंने फोर्स लगा दिया तो उसकी लेंथ क्या होगी, डेल्टा एल इंक्रीज कर गई. तो ऐसे केस में डेल्टा एल अपान एल जो हो गया, ये कहलाएगा क्या, स्ट्रेन. डेल्टा एल अपान क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा. सिमिलरली अगर दूसरी एक बॉडी है, मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम को मैंने कम दब प्रेशर लगाया चारों तरफ से, और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया. तो मान लेते हैं कि माइनस डेल्टा वी कम हो गया. ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, वी था, ओरिजिनल वॉल्यूम वी था, और माइनस डेल्टा वी, तो ये डेल्टा वी अपान वी जो हो जाएगा, ये कहलाएगा स्ट्रेन. ये भी कहलाएगा स्ट्रेन. सिमिलरली अगर हम शियरिंग वाले की बात करें, बॉडी थीटा एंगल से शियर्ड हो गई, तो अगर बॉडी ऐसे थी इस तरह से, और ये शियर्ड होकर के कुछ इस शेप में ऐसे पहुंच गए, इस शेप में हो गई, तो ये वाला जरा देखिए, अगर ये डेल्टा एल स्लाइड कर गई है और ये ओरिजिनल लेंथ एल है, तो यहाँ पे भी डेल्टा एल अपान एल, डेल्टा एल अपान एल. एक्चुअली यहाँ पे जो डेल्टा एल अपान एल देखा जाए तो tan थीटा के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपान ये, परपेंडिकुलर अपान बेस, क्योंकि थीटा यहाँ पे मान लेते ये वाला एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो डेल्टा एल हो गई, और ये बेस हो गया एल. तो डेल्टा एल अपान को एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा. तो शियरिंग स्ट्रेस में क्या होता है, tan थीटा को ही शियरिंग स्ट्रेस, वो शियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं. तो जरा देखो तीनों को हम डिफाइन अप करेंगे. तो पहले सबसे समझ लेते हैं कि पहले सिंपली समझ लें व्हाट इज शियरिंग स्ट्रेन. The ratio of change in configuration of the body to the original configuration of the body is known as strain. आंचल जरा बताइएगा, स्ट्रेन बताइए. हेलो. Yes sir. The ratio of change in body configuration to the original configuration of body is known as strain. हाँ,
गुड, समझ में आ गया। यानी अगर नॉर्मली आपको स्ट्रेन लिखना हो तो यानी हो गया कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। गुड, चलिए अब कई टाइप का होता है, जैसे स्ट्रेस कई टाइप का था, सिमिलरली स्ट्रेन की बात करें तो पहला वाला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेन। तो पहला वाला कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसे टेंसाइल या इसी कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन तो जब भी लेंथ में चेंज हो तो डेल्टा एल अपॉन एल जो हो गया ना, डेल्टा एल अपॉन एल, यही यानी लेंथ में चेंज, यानी द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन। बहुत इजी है, सिंपल है। जरा एक बार आंचल बताइए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। टेंसाइल स्ट्रेन बताइए जरा। सर आंचल बताइए। Sir, when the body change per unit area, change in the length of the body is known as सिंपल longitudinal. सिंपल तरीके से नहीं, इतना कहाँ जैसे घुमा, रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, जैसे चेंज ऑफ कहते हैं ना, तो जब लेंथ अगर उसी कह देंगे, चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की जगह पर अगर लेंथ तो वही उसी बात को, जैसे रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ हो गया रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन। फिर से बताइए, उतना ही बोलिए जितना आपका पूरा बोलिए। Length of body configuration to the original configuration of length of body is known as longitudinal strain. जब लेंथ है तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलेंगे, सिर्फ लेंथ बोलिए, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड भूल जाइए। पहला डिफिनेशन लिखा है स्ट्रेन का, वो एक जनरल हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन की जगह पे एक बार आप क्या कह दोगे लेंथ तो वो लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल बन जाएगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन की जगह पे अगर बोल दोगे वैल्यू तो वो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आगे कहलाएगा। आगे हम पढ़ेंगे वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो फिर से लॉन्गिट्यूडनल बताइए फिर से। The ratio of change in body length to the original length is known as change in length of body. The ratio of change in length of body to the original length of the body is known as longitudinal strain. Good. Once again tell me. एक बार फिर से. The ratio of change in body of the the ratio length of the change body. in length of the body to the original length of the body is known as longitudinal strain और टेंसाइल स्ट्रेन। इसी को यानी फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा, स्ट्रेन का अगर हम बात करें यूनिट का, तो यूनिट क्या होगा, चूंकि ये रेशियो है सेम क्वांटिटीज का, इट इज यूनिटलेस, इसलिए यूनिटलेस। हेलो, यूनिट के बताइए, यूनिट क्या होगा सर? वाइस स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा? हेलो सर, यूनिट बताइए, यूनिट स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा? नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों? जो है ना, ये रेशियो है सेम क्वांटिटीज का, सिंस इट इज द रेशियो ऑफ। सर वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है सर। हेलो, आपकी तरफ नेटवर्क का होगा। हेलो हेलो, हेलो, आपकी तरफ प्रॉब्लम होगा नेटवर्क। आंचल स्पीक आउट, आंचल। यस सर। आवाज क्लियर है? क्योंकि मेरे तरफ नहीं है, वो आपके एंड में होगा, जिनको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लीजिएगा, क्लास रिकॉर्ड हो जा रहा है तो क्लास रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लीजिएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है आंचल? नो सर, कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि मीटर अपॉन मीटर कट जाएगा। अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा, m टू पावर 0, l टू पावर 0, t टू पावर 0, सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। हाँ,
चलिए इसके बाद अब बात करते हैं, अब हम अगले टॉपिक पे, यानी डेल्टा एल अपान एल इसका फार्मूला हो गया टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला। अब हम बात करेंगे वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगला वाला क्या है, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन भी बोलते हैं। अगला वाला जो फार्मूला हमारा है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और बल्क स्ट्रेन, इस पर हम लोग बात करेंगे, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और बल्क स्ट्रेन। तो लिख लीजिएगा, बुक में आप पढ़िएगा, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और बल्क स्ट्रेन। तो बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो बल्क स्ट्रेन क्या होता है, यानी कि द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी डेल्टा वी अपॉन वी। नाउ आंचल टेल मी व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? Sir, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन yes, sir, the ratio of change in volume of the body to the original volume of body is known as the ratio of change in volume of the body to the original volume of the body is known as volumetric strain or bulk strain, इसे डेल्टा v by v। अब चलिए बात करते हैं अगला शियरिंग स्ट्रेन का। शियरिंग स्ट्रेन, अगला वाला हमारा क्या है, शियरिंग स्ट्रेन। जरा इसको इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टफ पड़ेगा आपके लिए, तो शियरिंग स्ट्रेन को समझना थोड़ा सा टफ पार्ट है। इसको देख लेते क्या होगा, एक बार लिख देते पहले हम शियरिंग स्ट्रेन। तो व्हाट इज शियरिंग स्ट्रेन? एक्चुअली the tangent of the angle sheared by the body is known as shearing strain। जो टेंजेंट होता है ना, शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। वो एक्चुअली डेल्टा एल अपान एल था, तो डेल्टा एल अपान एल अगर शियरिंग में देखा जाए तो tan थीटा के इक्वल आ रहा था। जैसे कि ये बॉडी इस तरह से मान लेते, एक गुटका था रबड़ का, उसको जब टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये थोड़ा शियर्ड हो गया, इस तरह का हो गया। जरा देखिए, मान लेते हैं ये बॉडी इस तरह से था, ये पूरा रबड़ का टुकड़ा था। इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हाँ अच्छा, शियरिंग चल रहा था, तो चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं ये जो था आपका एक रबड़ का टुकड़ा है, रबड़ के टुकड़े में मान लेते हैं ये कलर मैंने भर दिया, ये रबड़ का टुकड़ा है मान लेते हैं ये शेप का। अब इस पे जो अगर हमने फोर्स लगाया है, तो जब इसको फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ा सा इसका जो है, ये वाला हिस्सा, निचला हिस्सा अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा, ऐसे मैंने फोर्स लगाया है, अब ऊपरी हिस्सा इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इसका शेप अभी क्या हो गया, इस शेप का बन गया, ऐसे इधर हो गया। तो इसने क्या किया, यानी कि इस बॉडी ने ये थीटा एंगल क्या किया, मूव कर दिया। तो मान लेते हैं जो एंगल है, मान लेते हैं जो डिस्टेंस मूव किया, एक्स डिस्टेंस मूव किया, और इसका जो हाइट है एल है, तो एक्स बाई एल जो हो जाएगा, एक्स बाई एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, यानी टेन थीटा ही यही शियरिंग स्ट्रेन हो जाता है। तो टेन थीटा इक्वल टू एक्स यही हो जाएगा। तो यानी कि व्हाट इज शियरिंग स्ट्रेन, यानी कि द एंगल मूव्ड, द टेंजेंट ऑफ द एंगल मूव्ड बाय द sheared by the body, that the tangent of the angle moved by the body is known as shearing strain, and it is equal to shearing strain हो जाएगा कितना, tan theta के equal, and it will be equal to x by l के। well, x is the tangential distance displaced upon l is the height of the body। l जो है ना बॉडी की हाइट है, और x जो है टेंजेंशियल जो टेंजेंशियल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर है? थोड़ा सा आंच में क्या समझ में आया स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन से? Sir, the angle of the tangent of the angle moved by the body is known as shearing strain. Shearing strain is equal to tan theta। तो ये था स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेन इस तरह से आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। तो ये था, यहाँ तक नॉर्मली 50% हमने कोर्स को लगभग खत्म कर लिया है इस चैप्टर का। कुछ जैसे पॉइजन्स रेशियो और यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, तो इन पे कल हम नेक्स्ट वी विल डिस्कस टू अबाउट दीज टॉपिक्स, ठीक है ना। तो आज से दिन आज इतना ही टॉपिक रहने दे रहे हैं।
इस पे रिवाइज करिए, कल हम सारे लोगों से पूछते हैं। Yes, sir. कुछ पूछना है किसी को? Sir, किसी को yesterday डाउट है, कुछ नहीं पूछना है? बोलिए आंचल। lecture record. Sir, कल का हाँ, ये lecture लेक्चर इज recorded रिकॉर्डेड। Yeah, lecture is recorded and it will be available on the Teachment only. And later on Yes. tomorrow it will be available on the YouTube also. So either you see on the YouTube or on the YouTube में जो हमारा सुपर माइंड क्लासेस के नाम से चैनल है, उसको हम लिंक भेज देंगे ग्रुप में, तो सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो देख लीजिएगा YouTube पे भी अवेलेबल रहेगा और यहाँ टीचमेंट पे भी अवेलेबल रहेगा। चलिए, ओके, बाय एवरीवन। Thank you, sir.